नमस्कार, मैं नरेश कुमार भारी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, राजकीय कन्या महाविद्यालय तारानगर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आज अरस्तु की अध्ययन पद्धति को समझते हैं। अरस्तु की अध्ययन पद्धति ही वह मूल है जिसकी वजह से अरस्तु फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहलाता है। अरस्तु को राजनीति शास्त्र का प्रथम वैज्ञानिक भी माना जाता है और उन्हें पिता भी माना जाता है। तो उनकी अध्ययन पद्धति में ऐसा क्या है, देखते हैं। अरस्तु को इस रूप में मौलिक होने का गौरव प्राप्त है कि उन्होंने राजनीति के अध्ययन के लिए एक वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया। वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति से तात्पर्य है कि उन्होंने क्रमबद्ध अध्ययन किया। किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, जिसमें कार्यकरण संबंध स्थापित किया जाता है। बारकर ने कहा, अरस्तु ने एक वैज्ञानिक की तरह लिखा है, उसके ग्रंथ क्रमबद्ध हैं, उसकी रचनाएं समीक्षात्मक हैं एवं सतर्क हैं, यानी तर्क सहित है, यानी कार्यकरण संबंध स्थापित किया गया है। उसमें कोरी कल्पना नहीं है, कल्पना की उड़ान नहीं है, यथार्थ का पुट है। बारकर ने अरस्तु की अध्ययन पद्धति है, उसमें ये वैज्ञानिकता के नियम, वैज्ञानिकता के गुणधर्म ढूंढे। अरस्तु एक चिकित्सक की पृष्ठभूमि से आते थे। उनके परिवार में कई पीढ़ियों से कई चिकित्सक थे। तो ऐसा माना जाता है कि बचपन से भी उन्हें विशेष घटनाओं और तथ्यों के निरीक्षण के आधार पर सामान्य परिणाम निकालने की आदत थी। वो उस चीज़ के अभ्यस्त हो गए थे। और यह जो यथार्थ को, रियलिटी को देखने का तरीका है कि निरीक्षण से, तथ्यों के निरीक्षण से सामान्य परिणाम निकालना, यही वैज्ञानिक तरीका है। यानी किसी चीज़ को पहले ही उसके यथार्थ पर पहुंचने की बजाय उसका निरीक्षण हो और निरीक्षण के उपरांत जनरलाइजेशन के परिणाम स्वरूप सिद्धांत का निर्माण किया जाए, यह तरीका वैज्ञानिक तरीका कहलाता है। और अरस्तु में यह तरीका चिकित्सकीय बैकग्राउंड की वजह से आया। अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक हैं। उनकी रचना पॉलिटिक्स की शुरुआत ही इस कथन से होती है कि निरीक्षण से हमें पता चलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि पहली लाइन में ही यह स्पष्ट हो गया कि अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति है वह वैज्ञानिक है, निरीक्षण से ही आरंभ होती है। अरस्तु प्लेटो की तरह कल्पनावादी नहीं है। भाषा में न तो कविता का माधुर्य था और ना ही अलंकारों की छटा, यानी उनकी जो लैंग्वेज है उसमें कवित्व वाले गुण नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक की तरह एक रूखी भाषा है जिसमें सिद्धांतों की, कार्यकरण संबंधों की और तथ्यों की, निरीक्षणों की बात की गई है, बजाय माधुर्य और अलंकारों की। अरस्तु ने लगभग 1000 व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक घटनाओं के निरीक्षण, अन्वेषण और सामग्री संकलन के लिए लगाया था। इस सामग्री और निरीक्षण के आधार पर अरस्तु ने विभिन्न विज्ञानों के बारे में अनेक नियमों की शोध की। यह जो कार्य है, ये कार्य ही उन्हें उनके अध्ययन पद्धति पर प्रकाश डालता है कि निरीक्षण करना है, अन्वेषण करना है और सामग्री संकलन करना है, उसके उपरांत ही सामान्य नियमों की रचना करनी है। विशेष घटनाओं से सामान्य नियम निकालने की इस पद्धति को, विशेष घटनाओं से सामान्य नियम, जनरलाइज नियम निकालने की इस पद्धति को इंडक्टिव पद्धति कहते हैं, इंडक्टिव मेथड कहते हैं। प्लेटो की पद्धति डिडक्टिव पद्धति थी, वह सामान्य से विशेष नियम की कल्पना करते थे। यहाँ समझने की ज़रूरत है, बहुत महत्वपूर्ण टर्म्स हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। बहुत प्राइम एग्जाम्पल हैं इन अध्ययन पद्धति के, इंडक्टिव अरस्तु की और डिडक्टिव प्लेटो की।
जैसा कि हमने प्लेटो में एक ओवरव्यू के रूप में देखें तो प्लेटो ने क्या किया, प्लेटो ने पहले अपने मस्तिष्क में विचार के रूप में नियम बनाए और फिर उन नियमों को सामान्य यथार्थ पर लागू किया। नियम बनाया कि विवेक होता है वह सर्वोच्च होता है और विवेक का शासन होगा वह सर्वोच्च शासन होगा। फिर उसे सामान्यीकरण किया, यानी सामान्य चीज़ों पर यानी यथार्थ पर उसे लागू करना चाहा। तो इसे कहते हैं सामान्य से विशेष, यानी पहले ही जनरल रूल बना लिया। यहाँ सामान्य है वह जनरल रूल की बात करता है और फिर उसे स्पेसिफिक यानी विशेष, हर विशेष मामले पर उसे लागू कर दिया। स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक डिडक्टिव मेथडोलॉजी कहलाती है। यहाँ हम क्या देखते हैं, शुरुआत में ही जनरलाइज्ड रूल है और उसका स्पेसिफिक मैटर पे एप्लीकेशन है, अप्लाई किया जाता है और उस वहाँ से उसे जस्टिफाई किया जाता है कि यह रूल सही है। अरस्तु ने क्या किया, जैसा हमने पढ़ा कि अरस्तु ने पहले 158 कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया, यानी पहले उन्होंने स्पेसिफिक मैटर्स का अध्ययन किया, फिर स्पेसिफिक मैटर से उन्होंने जनरलाइज्ड रूल बनाए। तो ये जो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ गमन है या जनरल की तरफ मूवमेंट है, यह कहलाता है इंडक्टिव मेथडोलॉजी। तो अरस्तु की इंडक्टिव मेथडोलॉजी और प्लेटो की डिडक्टिव मेथडोलॉजी है। इसको एक बार पुनः रिमाइंड कर लीजिए कि अगर सामान्य नियम पहले से बना हुआ है और उसका विशिष्ट मामलों पर एप्लीकेशन देखा जाता है या विशिष्ट मामलों को देख के यह देखा जाता है कि यहाँ देखिए यहाँ यह सही साबित होता है, तो इस प्रकार की जो अध्ययन पद्धति है वह डिडक्टिव मेथडोलॉजी कहलाती है, निगमनात्मक मेथडोलॉजी कहलाती है। वहीं वह मेथडोलॉजी जिसमें पहले निरीक्षण किया जाता है, निरीक्षण के उपरांत अनुभवों के आधार पर फिर जनरल रूल बनाए जाते हैं, वह इंडक्टिव मेथडोलॉजी कहलाती है। इंडक्टिव मेथडोलॉजी ये हमने देख लिया क्या होती है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक विधि। अरस्तु ने अपने अध्ययन में ऐतिहासिक विधि का उपयोग किया। राजनीतिक चिंतन में ऐतिहासिकता का सहारा संभव होता है। सर्वप्रथम अरस्तु ने ही इसका सहारा लिया था। यूनानी नगर राज्यों के 158 संविधानों का अरस्तु ने अध्ययन किया, यानी इतिहास को एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज लेना एक तरीके से ऐतिहासिक अध्ययन विधि का नाम है। टेलियोलॉजिकल मेथड, इस विधि यह विधि मानकर चलती है कि कोई भी विषय या वस्तु है उसका एक अपना उद्देश्य पूर्व निर्धारित होता है और वह वस्तु उस उद्देश्य की ओर ही अभिमुख होती है और वह उद्देश्य उसके विकास और अस्तित्व का कारण होता है। तो अरस्तु ने भी माना कि हर वस्तु अपने निर्माण की स्थिति में होती है, वह निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही होती है। यह मेथडोलॉजी हम अरस्तु के राज्य के विचार में देखते हैं कि वो क्या देखते हैं कि राज्य है वह व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति का परिणाम है। और उन्होंने क्या देखा, क्या बताया कि व्यक्ति की कुछ जो
सामाजिकता है उसकी कुछ सारी ज़रूरतें परिवार में पूरी नहीं होती, इसलिए व्यक्ति की सामाजिकता की स्वाभाविक परिणति राज्य में होती है। और यह भी बताया कि राज्य है वो एक तरीके से अंतिम है, यानी राज्य पर आके वह सर्च खत्म हो जाती है। व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति यानी परिवार का पूर्ण रूप राज्य माना। तो यह एक तरीके से टीलियोलॉजिकल अप्रोच कहलाती है, जिसमें सारी चीज़ें एक किसी लक्ष्य की तरफ उन्मुख होती है। वह लक्ष्य ही उसकी प्रकृति और उसकी उत्पत्ति को प्रभावित करता है। एनालॉजिकल मेथड होता है जिसमें चीज़ों को, घटनाओं को, यथार्थ को समझाने के लिए किसी अन्य वस्तु के साथ उसकी सादृश्यता खींची जाती है कि जिस प्रकार से वैसे वो होती है वैसे यह कार्य करती है। तो सामान्यतः बहुत सारे राजनीतिक विचारक इस मेथडोलॉजी का यूज करते हैं। अरस्तु ने भी किया, जैसे प्लेटो ने प्राकृतिक जगत और कला के क्षेत्र से सादृश्य ढूंढे, वहीं अरस्तु ने प्राणी जगत तथा चिकित्सा विज्ञान से सादृश्य ढूंढे। जैसे एग्जाम्पल है कि पॉलिटिक्स में कई जगह उन्होंने राजनीतिज्ञ की कला की चिकित्सक की एक कला से तुलना की है। विश्लेषणात्मक विधि, एनालिटिकल विधि, एनालिटिकल का मतलब है आप वाई वाले प्रश्न का आंसर देते हैं जब कारण ढूंढकर ये बताते हैं कि ये घटना क्यों हुई, या दूसरे तरीके से किसी संपूर्ण का अध्ययन करने के लिए उसको पहले टुकड़ों में बांटकर फिर उस टुकड़ों को वापस जोड़कर उनके बीच में संबंध स्थापित करना और एक सामान्य नियम की स्थापना करना। ऐसा अरस्तु करते हैं जब वो राज्य को व्यक्ति की वृहद रूप के रूप में डिफाइन करते हैं। जैसे अरस्तु ने राज्य के विश्लेषण में उसके अंगों, परिवार तथा गांवों का विश्लेषण किया और नागरिकों के संदर्भ में किया। यह विश्लेषणात्मक विधि कहलाती है। तुलनात्मक विधि, अरस्तु ने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि अरस्तु ने जो मेथडोलॉजी अपनाई वह एक तरीके से विज्ञान से प्रभावित थी या वैज्ञानिक मेथडोलॉजी थी, वैज्ञानिक मेथडोलॉजी थी। इसी वैज्ञानिक मेथडोलॉजी के कारण ही अरस्तु को राजनीति विज्ञान का फादर यानी राजनीति विज्ञान के पिता कहा जाता है। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र और पूर्ण विज्ञान का दर्जा प्रदान किया। अरस्तु के गुरु प्लेटो ने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र का सहायक अंग बना दिया जाता है। तो अरस्तु ने न केवल साइंटिफिक मेथड बल्कि एक इंडिपेंडेंट साइंस बनाया राजनीति विज्ञान को, इसीलिए राजनीति विज्ञान का फादर अरस्तु कहलाते हैं। उन्होंने राजनीति की गतिविधि को, इवन पॉलिटिकल गतिविधि को जो उच्च दर्जा प्रदान किया, वह भी एक वजह है अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक मानने की। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस का दर्जा दिलाया। अरस्तु ने कहा कि राजनीति विज्ञान मास्टर साइंस है क्योंकि यह व्यक्ति के उत्तम जीवन की सर्च का कार्य करती है, यानी व्यक्ति के जीवन को सुधारने के लिए राजनीति विज्ञान कार्यरत है। राजनीति विज्ञान का उद्देश्य व्यक्ति को उत्तम नैतिक जीवन प्रदान करना है, इस वजह से यह मास्टर साइंस है। थैंक यू सो मच।